वेलकम सभी बच्चों का आज के इस ऑनलाइन सत्र में। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2020 तथा 21 में आप सभी बच्चों का आज के इस शुभ अवसर पर यानी राष्ट्रीय किसान दिन की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं तथा इस ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो लेक्चर है आपके सामने प्रस्तुत करने का जो मुझे मौका मिला है, तो मेरा नाम है कर्डक मुरलीधर बबन, सहायक शिक्षक मोतीशाल लेन मनपा माध्यमिक हिंदी शाला माझगांव मुंबई। यहाँ पिछले 3 साल से गणित का अध्यापन जारी है। तो आज हमें गणित भाग 10वीं कक्षा का एसएससी बोर्ड में जो चौथा सवाल है, जो कल भी रजक सर ने लिया है, उसके संदर्भ में आज हमें आगे चर्चा जारी रखनी है। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आप बच्चों को मालूम है। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 के संदर्भ में चर्चा करनी है, और उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि गणित भाग 1 में टोटल 6 चैप्टर थे, उसमें से 2 चैप्टर ओमिट किए गए हैं, यानी चौथा आर्थिक नियोजन और छठवां सांख्यिकी। यह आपको ध्यान में रखना है और उसके तहत आपको तैयारी करनी है। तो आज हम गणित भाग 1, हमारे प्रकरण का नाम है प्रश्नपत्र यानी क्वेश्चन पेपर, और उपघटक है हमें खाली आज क्वेश्चन नंबर 4 की ही चर्चा करनी है, जो कि पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, लेकिन बाहर से भी प्रश्न आ सकते हैं। उसकी विशेषताएं और प्रश्न कैसा पूछा जाता है, यहाँ देखिए कि प्रश्न क्रमांक 4 आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्न हल कीजिए या करो, और कुल अंक 8 रहेंगे। तो यहाँ बच्चों कोई 2 प्रश्न हल करो, यानी आपको यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑप्शन सहित, और उसमें से आपको 2 प्रश्नों को हल करना है। और इस चौथे क्वेश्चन के बारे में आपको मैं कैसे पूछे जाते हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्न 4 में 4 अंक वाले 3 उप प्रश्न पूछे जाएंगे ऑप्शन सहित, और इनमें से कोई 2 ही प्रश्न आपको हल करने होंगे। अगर 3 आएंगे, आपको 3 का आंसर मालूम है, आप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए समय का, क्योंकि समय बीतता जाता है और टाइम आपको नहीं लास्ट में रहेगा। इसलिए जो जितने ऑप्शन हैं और आपको जितने उप प्रश्न पूछे गए हैं सॉल्व करने के लिए, अनिवार्य वही पहले कीजिए। अब इस प्रश्न के बारे में मैं आपको जरा सूचना देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है, ये ना ऑप्शन वाला है, ना आपको उसको 3-4 ऐसे शॉर्टकट मेथड से यूज करना है, हल करना है, ऐसा नहीं है। ये 4 मार्क का अंक का सवाल है, तो इसलिए इसमें ये 3 सूचना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहली सूचना है कि संपूर्ण हल सहित उत्तर अपेक्षित है, यानी आपको इसमें शॉर्टकट नहीं यूज करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसका आंसर लिखना इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है बच्चों। दूसरी सूचना है कि प्रश्न मुक्तोत्तरी स्वरूप के हो सकते हैं,
मुक्तोत्तरी स्वरूप यानी क्या? फ्री माइंडेड, मतलब वो पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे। देखो तीसरी सूचना दी है, मुक्तोत्तरी स्वरूप का अर्थ क्या है कि हम लोगों को कैसे आदत पड़ती कि हम लोग बुक में से कोई सवाल जो है हमारा प्रश्न संग्रह उसको रटते जाते हैं, उसको सराव करते हैं और हम लोगों को लगता है कि वही आएगा। लेकिन कभी-कभी वो पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक में नहीं होते। अंक बदल दिए जाते हैं या थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए थोड़ा से बड़े अंक दे देते हैं। इसलिए ये तीसरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकतर प्रश्न पाठ्य पुस्तक से नहीं होंगे, पर पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। इसको डरना नहीं है, पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपको पुस्तक में से नहीं आने वाले और कभी-कभी वो पुस्तक में से ही डाल देते हैं, लेकिन अंक क्या करते हैं, चेंज करते हैं बच्चों। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न 4 के बारे में आपके सामने ये मैं जो सूचना है, वो रखी है और आपको उसको फ़ॉलो करना है। देखो, अब ये चौथा प्रश्न कैसा आएगा, फ्री माइंडेड क्या है, मुक्तोत्तरी क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी चर्चा अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखो, उदाहरण के लिए मैंने ये पहला उदाहरण आपके सामने यहाँ रखा है। पहले तो बच्चों उदाहरण को अच्छी तरह से रीड करना है और उसको समझना है और उसका कच्चा डायग्राम हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें कौन-कौन से स्टेप इस्तेमाल करके तो उसको आगे तक लेके जाना है। तो देखो, यहाँ प्रश्न पहला है कि एक वृत्त है और एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, वृत्त की त्रिज्या अन्य वृत्त की त्रिज्या से 3 मीटर अधिक है। अब ये जो मैंने हरे कलर से हाइलाइट किया है उसके ऊपर आप ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 रिक्त हैं। वो बड़े-छोटे कुछ मालूम नहीं लेकिन 2 है और एक त्रिज्या अन्य रिक्त की त्रिज्या से बराबर तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 89 पाई मीटर वर्ग है। प्रत्येक रिक्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये पार्ट 2 का सवाल नहीं है। इसमें हमें चरांक का उपयोग करना है, वर्ग समीकरण का उपयोग करना है। कोई बच्चों को लगा अरे ये भूमिति का सवाल यहाँ कैसे आया? ऐसा नहीं है बच्चों। इसलिए आपको इस प्रश्न के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखो आपको ये प्रश्न समझ में आना चाहिए, पहले अंडरस्टैंडिंग करना है, आकलन करना है कि 2 रिक्त दिए गए हैं और एक रिक्त की त्रिज्या अन्य रिक्त से त्रिज्या से 3 मीटर अधिक है, अधिक यानी प्लस है और उनके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग और उन दोनों के क्षेत्रफल पाई मीटर वर्ग है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या यानी दोनों भी बड़े होंगे, समान होंगे, छोटे-मोटे होंगे, वो दोनों भी त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है बच्चों। अब इसके लिए आपको मैं पहले सवाल पर ले जाता हूँ। देखो, पहला सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या छोटा, बड़ा। तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या हम कोई चरांक मान लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या x मीट मीटर है क्योंकि वो इकाई दी है मीटर में, इसलिए हम लोग मीटर में लिख रहे हैं। बच्चों ध्यान देना है कि स्टेप बाय स्टेप और जो आपको नहीं समझ में आएगा उसे लिखकर बाद में मुझे पूछ सकते हो। अब यहाँ अगर पहले वृत्त की त्रिज्या x मीटर है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी?
हमारे सवाल में दिया है कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले त्रिज्या से 3 से अधिक है, 3 मीटर से, तो पहली त्रिज्या है x और 3 मीटर से अधिक है, इसलिए x प्लस 3 मीटर होगी। अगर कम होती तो यहाँ आता x माइनस 3 आता, लेकिन यहाँ क्या बताया है उदाहरण में कि 3 मीटर से अधिक है। अब उदाहरण के शर्त के अनुसार उदाहरण में जो शर्तें दी गई है उसको हमें गणितीय समीकरण में रख के उसे हल करना होता है बच्चों। तो उदाहरण के शर्त अनुसार क्या कहा है कि उनकी वृत्त की दोनों वृत्त की जो क्षेत्रफल है, दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 89 पाई मीटर वर्ग। तो सूत्र मालूम है आपको, वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर वर्ग प्लस पाई आर वर्ग। ये क्या लिया है मैंने, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात लिया, सॉरी योगफल लिया है। योगफल बीच में प्लस का चिन्ह लगाया है। और R1 और R2 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि पहला R1 कौन है और R2 कौन है। तो हमने अगर x पहला जो ये है x, उसको अगर हम लोग त्रिज्या R1 और दूसरे त्रिज्या को अगर हम R2 लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ R1 और R2 यानी त्रिज्या 2। अब ये जो मान है त्रिज्या पहला R1 और R2, यह आपको इस सूत्र में मान रखना है। तो R1 है हमारा x वर्ग प्लस पाई, R2 है हमारा x प्लस 3 वर्ग ब्रैकेट वर्ग इज इक्वल टू 89 पाई। अब यहाँ जो कोष्टक दिया है ब्रैकेट में जो दिया है x प्लस 3, उसको हल करना है। या देखो पाई पाई कॉमन है, लेकिन ये कॉमन निकालने से पहले जो ब्रैकेट है x प्लस 3 उसे हल करना अवश्य है। x स्क्वायर प्लस पाई मैंने यहाँ कॉमन निकाला है, और आप अभी यहाँ ये x प्लस 3 को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने पाई कॉमन लिया है, इसलिए ये स्टेप पूरा कर लेता हूँ। ये जो राइट साइड में जो पाई है वो वही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन केवल लेफ्ट साइड का लिया है। अब यहाँ पाई पाई कैंसिल होगा, क्योंकि वो अगर ये पाई गुने में है तो उधर बटे में जाएगा, तो इसलिए दोनों भी कैंसिल। तो बचा क्या, x वर्ग प्लस x प्लस 3 वर्ग। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। x प्लस 3 ब्रैकेट वर्ग है तो 2 बार लिखना है, गुना करना है, हर एक पद का दूसरे पद के साथ गुना करना है। x वर्ग प्लस x गुना 3 3x प्लस 3x 3 गुना x 3x प्लस 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 और 3 गुना 3 9, जो देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x 6x प्लस 9। अब ये जो आंसर आया है वो हमारा पूरा ब्रैकेट का आंसर है सॉल्व किया हुआ। तो यहाँ लिखना है x वर्ग प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 89। यहाँ पाई लिखना नहीं है क्योंकि वो कैंसल हुआ है, ध्यान रखना है बच्चों। बहुत इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना। यहाँ देखो कॉमन है, ये दोनों समान है, तो उनका एडिशन किया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 89। क्या चेंजेस हुआ है, केवल मैंने यहाँ योग किया x वर्ग का। अब यहाँ 2x वर्ग प्लस 6x प्लस 9, ये जो 89 है वो राइट में
प्लस है, अब यहाँ माइनस हो गए, पक्षांतर होगा। अब यहाँ 2x वर्ग प्लस 6x, अब यहाँ हमें क्या करना है, घटाना है। 89 में से 9 गए, 80, और बड़े अंक का संख्या का चिन्ह, इसलिए -80। अब यहाँ देखो, 2 के पहाड़े में सब अंक हैं, तो अगर मैंने 2 कॉमन निकाला, यानी 2 से भाग दिया, तो क्या रहेगा, x वर्ग प्लस 6 कितने नंबर पे है, 3, और 80 40 नंबर पे आएगा, और आगे है 0। अब यहाँ 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है, यानी गुने में है, ये बटे में जाएगा, 0 बटे 2 तो 0 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि ये 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है, गुणे के स्वरूप में है, उसका पक्षांतर अगर किया जाए तो वो राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा, 0/2, और अगर 0 को किसी भी अंक से भागा तो 0 ही आंसर आएगा। इसलिए राइट साइड में, बराबर के बाजू में, राइट साइड में 0 आया है, ध्यान देना है। अब आगे की स्टेप, यहाँ देखो, गुणनखंड विधि इस्तेमाल करना है बच्चों, उपयोग करना है उसका। तो -40, ऐसे 2 अंक ढूंढना है कि उसका गुणफल हमें कितना आना चाहिए, -40। तो यहाँ मुझे अंक मिले हैं 2, कि 8 और 5, 8 गुना 5 कितना होगा, 40। लेकिन हमें यहाँ जो चिन्ह है वो लगाना है, तो बीच में जो है 3 आना चाहिए, +3 आना चाहिए। इसलिए मैं बड़े अंक को प्लस और छोटे अंक को माइनस दे रहा हूँ, और हमारा चरांक वो लिख लेना है, क्योंकि एक ही चरांक है x। अब ये जो 8x और -5x है, वो हमें यहाँ लिखना है। गुणनखंड विधि सबको आती है बच्चों। यहाँ देखो, 2-2 के मैंने ये गढ़ तैयार किए हैं। यहाँ कॉमन निकाला x प्लस 8 कॉमन निकाला, -5 यहाँ कॉमन निकाला, x माइनस माइनस प्लस, और 5 के पारे में 40 8 नंबर पे है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो अंडरलाइन किए वो समान है, सामायिक है, कॉमन है, तो एक बार लिखना है x प्लस 8, और अनकॉमन जो है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ x प्लस 8 की वैल्यू 0 है और x माइनस 5 की भी वैल्यू 0 है, इसलिए उसे अलग अलग लिखना है। x प्लस 8 बराबर 0, और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें पक्षांतर करके x की वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो x इज इक्वल टू -8, क्योंकि वो प्लस है, पक्षांतर होने के बाद -8 आएगा, और x -5 तो क्या आएगा, माइनस है, तो पक्षांतर होने के बाद +5 आएगा। देखो, x -8, ये माइनस है, ऋण है, और ये प्लस है, लेकिन लिखा नहीं जाता। अब ये जो वैल्यू है माइनस, वो हमें नहीं लेनी, क्योंकि त्रिज्या कभी भी नेगेटिव यानी ऋण में नहीं होती। ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू वैलिड है और कौन से आगे ले जाना है, इसके लिए आपको यहाँ लिखना बहुत महत्वपूर्ण है कि वृत्त की त्रिज्या कभी भी नेगेटिव यानी ऋण नहीं होती। इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि उसकी त्रिज्या -8 रहेगी। इसलिए हमें वैलिड वैल्यू लेना है कि x, देखो यहाँ ऐसा लिखना है, x इज नॉट इक्वल टू -8, क्योंकि वो ऋण नहीं होती। तो अभी क्या बचा, दूसरी वैल्यू कौन सी है, x बराबर 5। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, हमारी त्रिज्या आ गई। वैल्यू मतलब ये x हमने किसको माना था, त्रिज्या को माना था। तो यहाँ उत्तर लिख रहा हूं मैं फाइनल कि पहले वृत्त की त्रिज्या
जो x मीटर थी, तो अभी हमारे x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आ गई है त्रिज्या इज इक्वल टू 5 मीटर। इकाई भी देना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलते हैं तो इस इकाई की तरफ देखा जाता है और मार्क कट जाते हैं। देखो दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ ऊपर दिया है x+3। तो यहाँ देखो त्रिज्या इज इक्वल टू x+3। यहाँ देखो x+3 ऊपर भी लिखा है मैंने, वृत्त की त्रिज्या x+3। तो x कितना है? 5, उसमें 3 मिलाना है, तो x+3 यानी 5+3 इज इक्वल टू 8 मीटर। देखो कितना आसान है बच्चों। मुक्तोत्तरी है, हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ कौन सी मेथड यूज की है ज्यादातर? यहाँ कौन सी मेथड यूज की थी? गुणनखंड विधि। और हमें सूत्र मालूम होना चाहिए बच्चों, इसलिए ध्यान देना है कि हर एक उत्तर को आप कैसे लिख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, उसमें ओमिट नहीं करना है स्टेप। ये था हमारा उदाहरण नंबर 1। अब हमें जाना है उदाहरण नंबर 2 पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। उदाहरण नंबर 2, आप उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं बच्चों। जो सॉल्व किया था लास्ट में, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल कर उसको बार बार हल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2, देखो यहाँ वर्ग के बारे में लिया है। वर्ग, चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान रहती है, वर्ग, वो वर्ग। यदि किसी वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 मीटर वर्ग है, यदि उनकी परिमिति में अंतर, अंतर यानी माइनस, परिमिति में अंतर 16 मीटर है, तो प्रत्येक वर्ग की भुजा ज्ञात करो। प्रत्येक भुजा यानी 4 भुजा है तो 4 और 4 8 भुजा ज्ञात नहीं करनी। एक भुजा अगर आप लोगों ने हल की तो भी आपको पता चलेगा कि प्रथम वर्ग की भुजा अगर एक की 5 आई, प्रथम फॉर एग्जांपल प्रथम वर्ग की 5 भुजा आई, तो चारों भी भुजाओं का मान कितना होगा? 5 5 5, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टीज ये है कि उसकी सभी भुजाएं समान रहती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 400 मीटर वर्ग है और उनकी परिमिति। अब ये परिमिति क्या है? परिमिति, परिमिति, परि यानी सभी साइड, परि बाहर की जितनी भी भुजा है उतनी, और मिति यानी उसको योगफल करना है, जोड़ना है, परिमिति। तो 4 भुजाएं तो उसको क्या करना है? जोड़ना है। और 2 वर्ग जो आपके सामने है एग्जाम्पल में, जो हमें मानना है, उसमें उनका जो अंतर है परिमिति का वो 16 मीटर है। तो आइए हम इसको किस तरह हल करते हैं, आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ और आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यह हमें मानना पड़ता है बच्चों कि जो भी हमारे सामने शाब्दिक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसे हमें चरांक में कन्वर्ट करना होता है और उसे हल करना होता है। इसलिए हम लोग इसे पहले मानते हैं, सपोज करते हैं। माना कि छोटे वर्ग, अब उसमें बड़ा छोटा समान हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ मानते हैं कि छोटे वर्ग की भुजा कितनी है? x मीटर। पहले हम लोगों ने वृत्त के ऊपर एग्जाम्पल लिखा था, उसका हल लिखा। अब यहाँ हम लोग वर्ग यानी चतुर्भुज के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं।
यहाँ 2 वर्ग दिए थे, उनका क्षेत्रफल दिया है और हमें भुजा निकालने के लिए कहा है, इसलिए हम लोग छोटे वर्ग की भुजा x मीटर मानी है। इसलिए छोटे वर्ग की परिमिति, परिमिति यानी सभी भुजाओं को जोड़ना है बच्चों। तो x अगर एक भुजा है तो 4 भुजा कितनी होगी? 4x। यहाँ देखो एक डायग्राम निकाला है मैंने वर्ग की, उसकी सभी भुजाएं कैसी रहेगी? समान, ए बी सी डी। अगर एक भुजा हम लोगों ने 4 एक्स मीटर मानी तो सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए x x x x कितने हुए? 4x, इसलिए इसकी परिमिति हुई 4x। इसको जोड़ना कैसे? देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, सभी भुजाओं जोड़ो। देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ? 4x, इसलिए यह लिखा है मैंने 4x मीटर। परिमिति यानी सभी भुजाएं, और हाँ, और सब भुजा समान होती है। अगर एक x है तो 4 भुजाएं 4x होगी, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब दूसरा जो वर्ग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो उदाहरण में दिया था कि उसकी जो परिमिति है वो दोनों का अंतर कितना था? याद करो, दूसरे वर्ग की भुजा या दूसरे वर्ग की परिमिति। अब भुजा भुजा से हम लोग परिमिति लिखते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखा है कि दूसरे वर्ग की परिमिति बराबर 4x प्लस 16, क्योंकि दोनों का अंतर कितना था? 16। मतलब कोई एक 16 से बड़ा है या 16 से छोटा है। मीटर, 4x प्लस मीटर। छोटे वर्ग की परिमिति 4x है और दूसरे वर्ग की परिमिति 4x प्लस 16 मीटर है, क्योंकि दोनों का अंतर 16 का है। अगर ये भुजा ये अगर 4x है, ये 4x है, 4 भुजा, तो 4x प्लस 16, ये 16 कहाँ से आया? उदाहरण में दिया है उसका अंतर जो है 16 से 16 अंतर है मीटर, इसलिए वहां लिखा है 4x प्लस 16। अब हम इस परिमिति से उसकी भुजा ज्ञात करेंगे। दूसरे वर्ग की भुजा, अब परिमिति को क्या करना है? हमें 4 से भाग देना है, क्योंकि 4 भुजा है, 1 2 3 4, इसलिए हम लोगों ने 4 से भाग दिया है। तो यहाँ 4 कॉमन निकलेगा, 4 से अगर भाग दिया तो 4x में से 4 कट जाएगा, 4 कटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ x प्लस 4 के पहाड़े में 4 16, 4 नंबर पे है, तो x प्लस 4 मीटर ये दूसरे वर्ग की भुजा है। समझ में आया? छोटे वर्ग की भुजा कितनी हुई? x, और दूसरे वर्ग की भुजा हुई x प्लस 4 मीटर। अब हमें उदाहरण के शर्त के अनुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल सॉरी, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल कितना दिया था? 400 वर्ग मीटर, मीटर वर्ग, सॉरी, मीटर वर्ग है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 400 मीटर वर्ग है। अब पहले
हमें छोटे वर्ग की परिमिति मालूम होनी चाहिए, वो है भुजा है उसकी x, तो उसका x वर्ग प्लस दूसरे वर्ग की भुजा थी x प्लस 4 का वर्ग। यहाँ देखो, यहाँ ये स्टेप क्यों आई है, x वर्ग प्लस x प्लस 4 वर्ग इज इक्वल टू 400, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र है वर्ग का भुजा वर्ग, यानी अगर एक भुजा 4 है तो 4 का वर्ग कितना आएगा, 16। तो यहाँ हमें मालूम नहीं है कितना है, तो हम लोगों ने छोटे वर्ग की भुजा x मीटर ली है, इसलिए उसका आया है पहले x वर्ग, और दूसरे वर्ग की भुजा है x प्लस 4 उसका वर्ग, और ये दोनों का क्षेत्रफल का योगफल है 400 मीटर वर्ग। अब इसे हमें हल करना है। वर्ग समीकरण x वर्ग प्लस, अब इसे पहले एग्जांपल में जिस तरह सॉल्व किया था उसी तरह x प्लस 4 दो बार लेना है गुणे के स्वरूप में, x गुना x x वर्ग प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 गुना 4 16, x वर्ग प्लस 4x और 4x 8x प्लस 16। यही आंसर यहाँ लिखना है, x वर्ग प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400। अब यहाँ x वर्ग प्लस x वर्ग ये दोनों का गुणांक है 1 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2x वर्ग प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 400। फिर से अभी यह आपको ध्यान रखना है कि अगर ये अंक बड़े अंक, सॉरी, इससे पहले हम 16 जो है उसका पक्षांतर कर लेंगे। 2x वर्ग प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400, ये जो राइट साइड में 400 है उसको लेफ्ट साइड में लिया है, पक्षांतर किया है तो प्लस का माइनस होगा इज इक्वल टू 0। अब पक्षांतर होने के बाद राइट साइड में कुछ बचा नहीं था, इसलिए वह 0 आएगा। अब आगे 2x वर्ग प्लस 8x, अब इसका माइनस करना है, 400 में से 16 गए 384, यानी 384 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 2 से भाग देना है, 2 कॉमन निकाला तो वह क्या बचा, x वर्ग प्लस 2 के पाड़े में 8 4 नंबर पे है, 2 से अगर 8 को भाग दिया तो 4 आएगा, 384 को भाग दिया जाएगा तो 192 यानी 192 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है वो फिर से पक्षांतर होके 0 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा x वर्ग प्लस 4x माइनस 192। अब फिर से हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि। अब 192 जो है 192 उसके फैक्टर हमें ज्ञात करने हैं, तो उससे पहले कॉमन अनकॉमन के स्वरूप में लिखो, 3 गुना 64, 3 गुना 64, 64 के गुणनखंड होंगे, देखो उसका भाग जाएगा 16 गुना 4 से, और फिर से 3 गुना 16 का 4 गुना 4 और लास्ट में 4, ये 3 गुना 4 12 और 4 गुना 4 16। अब यहाँ देखो 16 और 12 इनका अगर हम लोगों ने गुना किया तो 192 आता है, और 16 में से 12 गए तो भी कितने बचते हैं, 4, जो कि हमें 4x ही चाहिए था। तो हमें हमारे फैक्टर मिल गए हैं कि 16 और 12। आप दूसरे मेथड से भी इसके फैक्टर निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इसी फैक्टर से जाना है। अब देखो ये जो अंक मिले हमें, गुणनखंड मिले हैं 16 और 12, उसको यहाँ लिखना है
16x सॉरी 16 प्लस में रहेगा माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0, या फिर से कॉमन निकालना है। x ब्रैकेट x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 12, 12 को 192 को अगर 12 से भाग दिया जाए तो 16 आएगा। कॉमन x प्लस 16 एक कोष्टक में और दूसरे का अनकॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करो और x की वैल्यू ज्ञात करो। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है वो, और x इज इक्वल टू प्लस में 12 है। अब आपको पता है कि माइनस वैल्यू ऋण वैल्यू ली नहीं जाती, इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि उसकी जो भुजा है वो माइनस में नहीं रहेगी। ये आपको यहाँ लिखना होगा कि x इज नॉट इक्वल टू -16, वर्ग की भुजा ऋण नहीं हो सकती, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -16। तो कौन सी वैल्यू हुई हमारी वैलिड? x इज इक्वल टू 12, और x हमने किसको माना था? छोटे वर्ग की भुजा को। दूसरे वर्ग की भुजा क्या है अभी? x प्लस 4, ये हुए x बराबर 12, ये छोटे वर्ग की भुजा हुई, और दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 4 हुई। तो x की वैल्यू कितनी है? 12। पहले हम लिख लेते x प्लस 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू है x की वैल्यू है 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर। इस तरह छोटे वर्ग की भुजा आई है 12 और बड़े दूसरे वर्ग की भुजा हुई है यहाँ 16 मीटर, और दोनों में फर्क भी 4 का है, और दोनों का अगर हम लोगों ने परिमिति ज्ञात की वो भी 400 मीटर ही आएगी। इस तरह ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा और उसे किस तरह हल करना है वो भी आपको मैंने बताया है। बच्चों, यहाँ मैं एक सूचना देना चाहता हूँ आपको कि बोर्ड, एसएससी बोर्ड यह कहता है कि टीचर ने सिखाया हुआ ही वहाँ लिखना है, ऐसा नहीं है। वो सूचना रहती है जो आंसर पेपर आता है चेक करने के लिए, उसके साथ एक कॉन्फिडेंशियल जो आंसर मार्किंग स्कीम होती है आइडियल, उसमें यह सूचना लिखी होती है कि यदि किसी विद्यार्थी ने किसी भी प्रश्न का, जो अपने क्वेश्चन पेपर में है, किसी प्रश्न का हल जो आंसर की बोर्ड प्रोवाइड करता है उसमें जो पद्धति दी गई है उसके अलावा अगर किसी अन्य पद्धति से लिखा हो और वो हल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली और लॉजिकली बराबर रहेगा, तो उस प्रश्न के लिए टीचर को जो चेक करता है उसे अलग से मार्किंग स्कीम तैयार करके, यानी गुणदान योजना तैयार करके अंक देना आवश्यक होता है। इसलिए आप किसी भी पद्धति से हल करो, लेकिन वो मैथमेटिकली और तार्किक दृष्टया, गणितीय तथा तार्किक दृष्टया बराबर होना चाहिए।
चलो हम चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। उदाहरण नंबर 3। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सवाल बार-बार पूछा जाता है बोर्ड में। खाली अंक चेंज करते हैं और ये कम के यहाँ ज़्यादा, कम ये अंक, ये अक्षर ऐसे चेंज करते हैं। या देखो उदाहरण क्रमांक 3। किसी व्यक्ति ने 4000 का उधार लिया है यानी कर्ज लिया है तथा उस पर 500 रुपए ब्याज देने का वादा किया है। प्रत्येक किस्त के बाद 10 रुपए कम करते हुए कुल 10 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान कर दिया है, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त कितनी होगी? अरे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आपको ये इसको अंडरस्टैंडिंग करना है पहले कि किसी व्यक्ति ने, मान लो कि आप लोगों ने ही खुद ने 4000 रुपए किसी से या अपने माँ बाप से कर्ज लिया, ऐसे मानो 4000 अगर अपने फादर से लिया है तो उस पर पापा बोले कि आपको उसके ऊपर आपको 500 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज यानी अलग है, अतिरिक्त पैसा है वो, क्योंकि हमने कर्जा लिया है तो हमारा पैसा ये यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 500 रुपए ब्याज देना है। तो 500 रुपए भी आपको ही देना है। तो 4000 का कर्जा प्लस 500 रुपए ब्याज, टोटल कितने हो गए? 4500, 4500 रुपए आपको रिटर्न करना है। और वो कुल कितने किस्तों में? फादर बोले कि एक साथ नहीं दे सकता है तो चलो ईएमआई करो, किस्त यानी ईएमआई, मंथली जो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देते किस्त में। टोटल किस्त कितने होंगे? 10। लेकिन उसमें एक शर्त ऐसी है कि अगर पहले महीने में, फॉर एग्जांपल ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, तो मैंने अगर 200 रुपए दिए पहले हफ्ते में, मतलब ये महीने में ईएमआई में किस्त में, तो मैं जनवरी में कितना दूंगा? 10 रुपए कम दूंगा। यानी 200 में से 10 रुपए कम हुए तो कितना हुआ? 190। फिर आगे 180, फिर आगे 170, ऐसे में 10-10 रुपए कम करते हुए टोटल उनके 4500 रुपए में चुका दूंगा। और हमें यहाँ पूछा है कि आपने, आपको पापा का जो कर्ज था उसको जो पहला ईएमआई है और लास्ट का ईएमआई है वो कितना है, ये यहाँ पूछा है। तो आइए इसको किस तरह हल करते हैं यहाँ देखना है। तो किसी व्यक्ति ने, या व्यक्ति यानी आप खुद भी हो सकते हैं। देखो यहाँ मानना है पहला, माना कि हल 3 नंबर का उदाहरण है हल। माना कि किसी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने लिया हुआ कर्ज, व्यक्ति ने लिया हुआ कर्ज या उधार कितना है? 4000 रुपए। उदाहरण के अनुसार व्यक्ति ने लिया हुआ कर्ज 4000 रुपए है। उस पर कितना ब्याज देना है? 500 रुपए। उस रकम पर कर्ज जो लिया है, उस रकम पर ब्याज है 500 रुपए। यानी कर्ज लिया है 4000, ब्याज है 500 रुपए। 500 रुपए ब्याज है और ये दोनों यानी प्रिंसिपल और ब्याज ये मिला के कुल कुल भुगतान पेमेंट हमें करना है 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 रुपीज। ये टोटल कुल पेमेंट हमें
करना है, कुल भुगतान करना है। हमें 4000 और 500 ऐसे अलग-अलग नहीं देना है, टोटल 4500 रुपए पे करना है। और कितने किस्तों में करना है बच्चों? तो टोटल किस्त की संख्या है 10। 10 इंस्टॉलमेंट में हमें वो पे करना है। टोटल 500 थे, ब्याज और कुल भुगतान 4500 रुपए और किस्तों की संख्या 10। अब यहाँ किस्तों की संख्या जो 10 है उसे हम नंबर यानी 10 n इज इक्वल टू n n इज इक्वल टू 10 जो किस्तों की संख्या है। ये अंकगणितीय श्रृंखला का एग्जाम्पल है। क्या देखो n बराबर टोटल कितने थे? 10। हमें 1 2 3 4 ऐसे 10 इंस्टॉलमेंट भरने हैं। और पहला इंस्टॉलमेंट किस्त और लास्ट वाला यानी कौन सा? 10वां किस्त यानी अंतिम, उसे T10 कहेंगे। और जो पहला है उसे A कहेंगे, स्मॉल a। हमने अंकगणित श्रृंखला में देखा है। तो हमें ये पहला किस्त यानी A निकालना है और T10 निकालना है। इसलिए ध्यान देना है कि A की वैल्यू अगर आप लोगों ने निकाला तो 2 मार्क है और T10 की वैल्यू निकाला तो 2 मार्क है। अब यहाँ कुल भुगतान है, इसलिए या एसएन का समेशन का फॉर्मूला आएगा। एसएन कितना? एन बराबर 10। तो S10 इज इक्वल टू 4500। आगे हर किस्त हर एक किस्त में हमें डी की वैल्यू निकालना है यहाँ, इसलिए लिखना है यहाँ आपको। अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन एक आधार देना है उदाहरण को कि हर किस्त पहले किस्त से कितने रुपए कम है? 10 रुपए कम है। कम है, कम यानी माइनस 10 रुपए कम है। कम यानी माइनस, अधिक यानी प्लस। तो D इज इक्वल टू -10। क्यों -10? क्योंकि कम है। तो हमें यहाँ देखो n की वैल्यू मिली, D की वैल्यू मिली। अब यहाँ देखो अगर अधिक होता यहाँ तो क्या आता? प्लस आता, +10। लेकिन यहाँ क्या दिया है? कम, इसलिए यहाँ आएगा -10। अब यहाँ देखो आगे कैसे हल करना है। कुल भुगतान कहाँ है, इसलिए SN इज इक्वल टू एस n/2 ब्रैकेट 2a, सूत्र है हमारा 2a प्लस n-1 d। ये सूत्र सभी को मालूम है, याद भी होना चाहिए। अब यस n का मान रखा 10, फिर 10/2। यहाँ देखो n की वैल्यू 10 है। 2a प्लस n, ये देखो n इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 1, d की वैल्यू है -10। ब्रैकेट कंप्लीट। ये बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि उसमें छोटा ब्रैकेट का ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट। अब S10 कितना है? 4500 इज इक्वल टू 10 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो कितना आंसर आएगा? 5। तो 5 ब्रैकेट में 2a, हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, ध्यान रखना है यहाँ। 2a प्लस 10 में से 1 गया 9, सॉरी +9 -10 ब्रैकेट कंप्लीट। 4500 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट छोटा। अब उसको बीच वाले ब्रैकेट को क्या करना है? हल करना है, इसलिए छोटा ब्रैकेट 2a प्लस माइनस गुना करना है 9 गुना 10 -10 -90 -90
अब यहाँ 4500 ये 5 गुना था, या बटे में आएगा 5, राइट साइड वाला 5 गुने में था, वो लेफ्ट साइड पक्षांतर होके 5 बटे में गया और आगे ब्रैकेट खोल दिया 2a माइनस 90। 5 से अगर भाग दिया जाए तो आंसर आएगा 900 रुपये इज इक्वल टू 2a माइनस 90। यह बेसिक क्रिया आपको आनी चाहिए, भाग गुना प्लस माइनस चिन्हों के नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ देखो पक्षांतर करना है, माइनस 90 है तो यह क्या होगा प्लस 90, 900 प्लस 90 इज इक्वल टू 2a। अब 900 प्लस 90, या देखो 900 प्लस 90 इज इक्वल टू 990 इज इक्वल टू 2a। हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी और दो a के साथ है गुणांक के स्वरूप में यानी गुणे के स्वरूप में, तो पक्षांतर करने के बाद 2 बटे में आएगा तो a ही बचेगा राइट साइड में। 2 से अगर भाग देंगे 990 को तो 2 गुना 4 8, 1 बचा 19 यानी 495 495 ए यानी पहला किस्त, पहला EMI हम लोगों ने पापा को कितना दिया 495 यानी 495 पहला किस्त। अब हमें लास्ट वाला निकालना है TN इज इक्वल टू T10 अंतिम किस्त। TN का फॉर्मूला TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब ये देखो इस सूत्र में दोनों भी सूत्रों इस एग्जाम्पल में दोनों सूत्रों का यह उपयोग किस तरह किया है। अब यहाँ देखो A की वैल्यू आई है 495 प्लस N की वैल्यू है 10 माइनस ये देखो N की वैल्यू 10 माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस 10 ऊपर दी गई है D बराबर माइनस 10। तो T10 इज इक्वल टू 495, 10 में से 1 गया 9 गुना या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 9 को माइनस 10। अब यहाँ T10 इज इक्वल टू 495 प्लस माइनस 9 गुना 10 90। T10 इज इक्वल टू 495 में से 90 गए तो कितने बचेगा 405 रुपये, यानी ये होगा अंतिम किस्त, अंतिम इंस्टॉलमेंट और हमारा पहला किस्त था 495। ध्यान रखना है बच्चों ये। इस तरह उस व्यक्ति ने जो टोटल कर्जा लिया था 4,500 उसमें पहला किस्त है 495 और लास्ट का है 405 रुपये। हेलो हेलो सर। हाँ हो गया सर, धन्यवाद सर। ओके सर, अभी नेक्स्ट क्लास का समय होगा, अभी क्वेश्चन आंसर बच्चों के लेंगे कि नहीं? हेलो जाने सर, फिर बाद में देखा जाएगा क्योंकि अभी वो खत्म हुआ है ना टाइम। अगर पॉसिबल है तो करो, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो हेलो बाला सर। इंग्रजी शिकवणारे लोक आम्हाला म्हणतात इंग्रजी घ्या, सगळं जे नाचता वगैरे करतात. गेला का कॅन्सल झालं गुरुजी? गेला का तो कोण पहिला मास्टर? हेलो बाला लखनदर सर।
हेलो। हाँ सर, क्लास हेलो। चालू कीजिए, समय हो गया है। ओके सर, आवाज आ रही है ना सर? हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ओके।